एक सुबह एंड्रयू नाम का एक आदमी अपने ऑफिस की ओर भाग रहा था। उसके बॉस के आने से पहले ही एक अपार्टमेंट में मार्गरेट नाम की एक महिला काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। मार्गरेट बोस्टन, यूएस में एक प्रकाशन कंपनी में मुख्य संपादक है। कार्यालय में सभी कर्मचारी डरे हुए थे। जब मार्गरेट अपने कार्यालय में पहुंची तो वे उनकी पीठ पीछे उनका नाम पुकारते थे। एंड्रयू पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहे थे। जब वे पहुंचे तो वे उनके साथ कंपनी के विपणन कार्यालय में चले गए। मार्गरेट ने तुरंत बॉब को एक साधारण काम के लिए निकाल दिया। गलती से वह अपने प्रोजेक्ट के लिए एक लेखक को बुलाना भूल गया। भले ही यह एक मामूली समस्या थी, फिर भी मार्गरेट ने उसे नौकरी से निकालने का फैसला किया। इसके बजाय जब वे मार्गरेट के कार्यालय में लौटे तो उसने एंड्रयू को कल से काम करने के लिए कहा। भले ही वह रविवार हो, एंड्रयू ने अपनी माँ से मिलने की योजना बनाई थी। अलास्का में अपनी दादी का 90वां जन्मदिन मनाने से मना करने की कोशिश की, लेकिन मार्गरेट ने उसे धमकी दी कि अगर वह जल्द ही नहीं आएगा तो वह उसे नौकरी से निकाल देगी। मार्गरेट को उसके बॉस के कार्यालय में बुलाया गया था। उसे सूचित किया गया था कि उसके कार्य वीजा विस्तार से इनकार कर दिया गया था। यह पता चला कि मार्गरेट एक आप्रवासी थी। उस वर्ष कनाडा से उसका वीजा समाप्त हो गया और उसे बढ़ाना पड़ा। जब तक उसका वीजा बढ़ाया नहीं गया तब तक उसे कहीं भी जाने से मना किया गया था, लेकिन किसी तरह वह अपनी नौकरी की खातिर आगे बढ़ गया। उसे डर था कि उसका प्रोजेक्ट सुचारू रूप से नहीं चलेगा। भले ही उसके पास प्रोजेक्ट पर उसके आदमी के साथ उसके पास एक विश्वास का मुद्दा था और वह हमेशा स्वयं ही प्रगति की जांच करने में शामिल रहती थी, क्योंकि उसके वीजा के उल्लंघन के कारण उसे अमेरिका से कनाडा वापस भेजे जाने का खतरा था। यदि ऐसा हुआ तो उसे निकाल दिया जाएगा और उसके स्थान पर संभावित रिप्लेसमेंट होगा। क्या बॉब वही लड़का था जिसे उसने पहले ही बैठक के बीच में निकाल दिया था? एंड्रयू अचानक कार्यालय में प्रवेश कर गया। मार्गरेट को अचानक एक विचार आया कि वह अपनी स्थिति बनाए रखे। उसने सुपरवाइजर से कहा कि वह और एंड्रयू जल्द ही कानूनी रूप से शादी करेंगे। नियम यह था कि अगर कोई आप्रवासी किसी नागरिक से शादी करता है तो आप्रवासी को भी केवल 3 साल में नागरिकता दी जाएगी, न कि 5 साल में, क्योंकि नियम में शुरू में कहा गया था कि एंड्रयू कुछ भी कह सकता है। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके बॉस को कोई समस्या है और उसने उसकी मदद करने के लिए अपना मुंह बंद रखा। शुक्र है उसने उस पर विश्वास किया और सलाह दी कि वह शादी को आप्रवासन में लागू करे ताकि समस्या को कुछ ही सेकंड में जल्दी से हल किया जा सके। मार्गरेट की शादी के बारे में गपशप सभी कर्मचारियों में फैल गई। जब वे मार्गरेट के कार्यालय में लौटे तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एंड्रयू बॉस से शादी करेगा। एंड्रयू जो पहले से ही इतनी उलझन में था, मार्गरेट से पूछा गया कि उससे शादी करने का क्या मतलब है। उसने बताया कि उसे अपने वीजा में समस्या हो रही थी और उसे इसमें उसकी मदद की जरूरत थी, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी उसके उच्च आत्मसम्मान ने उसके अहंकारी स्वभाव को दिखाया। उसने कहा कि वह अपनी शादी को लागू करे। एंड्रयू की सहमति के बिना आप्रवासन के लिए दस्तावेज लिए। उसने कहा कि जब तक उसका वीजा नहीं बढ़ाया जाता तब तक वे एक दिखावटी विवाह करेंगे और अगले महीने में वे तलाक ले लेंगे। उसने तर्क दिया कि वह अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि बॉब ने उसे नौकरी से निकाल दिया था, जो उन दोनों से नफरत करता था। वे उसकी जगह ले लेंगे और सबसे बढ़कर वह अंततः एंड्रयू को भी नौकरी से निकाल देगा। उसने उससे उसकी मदद करने के लिए कहा। यदि वह काम के बाद अपनी नौकरी बरकरार रखना चाहता था तो वे अपनी शादी के लिए आवेदन करने के लिए आप्रवासन में गए। उसने अधिकारी से जल्दी से शादी के लिए आवेदन करने के लिए कहा, लेकिन अधिकारी ने कहा कि 2 अलग अलग नागरिकता वाले विवाहों के लिए आवेदन करने में सामान्य विवाहों की तुलना में अधिक समय लगेगा। उन्हें अलग अलग स्थानों पर साइन के प्रक्रिया से गुजरना होगा और पूरी निगरानी में यदि वे अपनी शादी के बारे में झूठ बोल रहे थे तो मार्गरेट को वापस कनाडा भेज दिया जाएगा और उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अमेरिका का दौरा करते समय एंड्रयू को 5 साल की जेल की सजा सुनाई जाएगी या $2,50,000 देने होंगे। उसने यह साबित करने की कोशिश की कि उनकी शादी असली थी। उसने कहा कि वे डेटिंग कर रहे थे और उन्होंने एंड्रयू की दादी का जश्न मनाने के लिए रविवार को उसके माता पिता से मिलने की योजना बनाई है। शुक्र है कि अधिकारी ने उनकी कहानी पर विश्वास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अभी भी यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी निगरानी करेंगे। वहां से निकलने के बाद सब कुछ सही था। मार्गरेट ने अगले महीने के लिए अपने काम की योजना बनाई, सभी नियमों को समझाया। जब वे अपनी नकली डेटिंग कर रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि मार्गरेट उसका फायदा उठा रही थी। एंड्रयू को गुस्सा आ रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि अगर वह अभी भी वह काम करना चाहती थी जो एंड्रयू ने 3 के लिए कहा था, पता चलने का जोखिम बहुत अधिक था। वे चाहते थे कि उनका काम पब्लिश हो और उन्हें एडिटर विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया। और अंत में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मार्गरेट आश्चर्यचकित थी कि वह चाहते थे कि एक उच्च आत्मसम्मान वाली महिला घुटने टेक कर उससे शादी करने की भीख मांगे।
वह यह सब सुनकर हैरान थी, लेकिन उसे मदद की सख्त जरूरत थी और इसलिए उसने रविवार को ऐसा किया। एंड्रयू और मार्गरेट विमान से अपने माता पिता से मिलने के लिए अलास्का गए। मार्गरेट ने कहा कि वह हमारी यात्रा के दौरान होटल में रुकेगी। वह जानती थी कि अलास्का उतना शानदार नहीं है जितना कि वे सोच रहे थे। मार्गरेट कहा कि एंड्रयू का परिवार गरीब होगा, इसलिए उसने उन्हें परेशान न करने का वादा किया। इसके अलावा उसने उसे बताया कि बाद में इंटरव्यू में जब अधिकारी ने पूछा कि डेटिंग के दौरान वे आमतौर पर अपना समय कहाँ बिताते हैं, तो उसने एंड्रयू को बस इतना कहने के लिए कहा वे ज्यादातर अपना समय उसके अपार्टमेंट में बिताते थे। उसे उम्मीद थी कि एंड्रयू का अपार्टमेंट उसके जितना बड़ा नहीं होगा और उसने सोचा कि अधिकारी को विश्वास नहीं होगा कि उसके जैसा बॉस एक छोटे से अपार्टमेंट में अपना समय बिताना चाहेगा। यह सुनकर भी एंड्रयू ने कुछ नहीं कहा था। जब वे पहुंचे तो रास्ते में एंड्रयू की माँ और दादी उन्हें लेने के लिए वहां मौजूद थीं। मार्गरेट ने देखा कि लगभग हर इमारत पर एंड्रयू के परिवार का नाम था, यहाँ तक कि वह जो बैग ब्रांड लाया था उस पर पैक्सटन का नाम था। पोर्ट पर मार्गरेट ने उनसे एक की तलाश करने की अनुमति मांगी, लेकिन एंड्रयू की मां ने पेशकश की कि वह उनके साथ रुके। जब उन्हें पता चला कि उन्हें उसके घर तक पहुंचने के लिए नाव लेनी होगी, उन्होंने कहा कि एंड्रयू का परिवार बहुत गरीब था, उन्हें अपने घर तक पहुंचने के लिए नाव लेनी पड़ी। उसने सोचा कि एंड्रयू बहुत दूर रहता है शहर, क्योंकि वह बहुत गरीब था, लेकिन काफी समय तक नाव लेने के बाद आखिरकार वे पैक्सटन परिवार के घर पहुंचे, जो एक निजी द्वीप पर एक बहुत बड़ा घर था, जिस द्वीप का एंड्रयू का परिवार मालिक था। कुछ दिन बाद में एंड्रयू अपने पिता से मिला जो गोल्फ खेल रहे थे। उसके पिता ने उसे बताया कि वह जल्द ही रिटायर हो जाएगा और उसे पारिवारिक व्यवसाय संभालने के लिए उसकी जगह लेने के लिए कहा। यह पता चला कि उन्होंने इस बारे में बार बार अपने पिता से बात की थी, यहाँ तक कि एक बार उन्हें अपने बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ते में भी डाल दिया था। लेकिन एंड्रयू कभी भी पारिवारिक व्यवसाय की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे और न ही मैच मेकिंग को स्वीकार करना चाहते थे। वह एक जवान लड़का है और वह जो चाहे निर्णय ले सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर ऐसा नहीं तो वह कभी वापस नहीं आएंगे। महिलाओं के लिए एक बार मैं अपनी दादी के लिए मार्गरेट एंड्रयू की माँ और पूर्व प्रेमिका के साथ एक बैचलर पार्टी कर रही थी। पार्टी का उद्देश्य इस प्रथा को बनाए रखना था कि जो भी जोड़ा शादी करेगा उसके लिए एक बैचलर पार्टी होनी चाहिए। इसलिए मार्गरेट कुछ ताजी हवा लेने के लिए बाहर जाने लगी। तभी एंड्रयू की प्रेमिका आई। उसने उसे बधाई दी और कहा कि वह एक भाग्यशाली लड़की जो उसे एंड्रयू जैसा आदमी मिला। उसने मार्गरेट को अपनी सभी अच्छी यादें बताई। जब वह अभी भी एंड्रयू को डेट कर रही थी तो मार्गरेट ने ऐसा नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है उसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन किसी तरह उसे अपनी मन में ईर्ष्या बढ़ती हुई महसूस हुई। जब वे सब घर आए, उन्होंने एंड्रयू को संगीत सुनते हुए पेड़ काटकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए देखा। उसकी माँ अच्छी तरह से जानती थी कि वह हर बार अपने पिता के साथ बहस करते समय ऐसा ही करेगा, इसीलिए वह चली गई अपने पति को डांटने के लिए कि पिता पुत्र का विवाद पुराने दिनों से कभी हल नहीं हुआ था। उसका पति हमेशा एंड्रयू पर अपना स्वार्थ थोपता था। भले ही एंड्रयू ने हमेशा इनकार कर दिया हो, वह चाहती थी कि उसका पति अपने जीवन के लिए एंड्रयू की पसंद का सम्मान करे और सभी पारिवारिक व्यवसाय में दे दे। मार्गरेट ने दूर से बातचीत सुनी। बाद में जब मार्गरेट नहाने के बाद बाथरूम से बाहर आई तो एंड्रयू बिना खटखटाए कमरे में प्रवेश कर गया। रात में एक बार फिर उनके बीच कुछ अजीब काम हुआ। मार्गरेट ने एंड्रयू से पूछा कि उसने बिजनेसमैन बनने के बजाय एडिटर बनना क्यों चुना, जबकि उनका फैमिली बिजनेस है। एंड्रयू बताता है कि उसे कोई परवाह नहीं है। एंड्रयू ने कहा कि वह हमेशा एक एडिटर बनने का सपना देखते थे, क्योंकि वह एक बच्चे के रूप में माहौल से इंस्पायर थे। मार्गरेट ने एंड्रयू को अपने जीवन की कहानी भी बताई। तब कनाडा में वह अपने माता पिता के साथ अकेली थी। वह कनाडा से अमेरिका चली गई, भले ही उनका यहाँ कोई नहीं था। उसने अपने जीवन को पूरा करने के लिए तब तक संघर्ष किया जब तक उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं मिल गई, यहाँ तक कि एक सिविल लाइज पद भी नहीं मिला जैसा कि वह अभी थी। और वहाँ से कठिन जीवन से वह बन गई जो वह एक कठोर और सख्त महिला है जिससे हर कोई डरता है। तब से कार्यालय में एंड्रयू ने उसे और अधिक जानना शुरू कर दिया। वह जानता था कि उसकी बॉस अन्य महिलाओं की तरह ही थी, जिसे प्यार की जरूरत थी। एक ऐसी महिला जिसने उसके नाजुक दिल को अपनी कठोरता से ढक दिया था। किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। कमरे में मार्गरेट घबरा गई और उसने तुरंत एंड्रयू को जगाया और उसे अपने पास रहने के लिए कहा। जब दरवाजा खुला तो पूरा परिवार अंदर चला गया। एक और पिता और माँ एक समस्या लेकर आए। ये एक सपने के सच होने जैसा होगा। हम ऐसा नहीं करते हैं, आप इसे बर्बाद करना चाहते हैं। अचानक एंड्रयू की दादी ने उन्हें शादी की तारीख को कल अपने जन्मदिन पर करने के लिए कहा। वे दोनों चौंक गए और प्लानिंग को अस्वीकार करने का बहाना खोजने की कोशिश की। उसकी दादी उन पर ऐसा करने के लिए दबाव डालती रही और उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इसे स्वीकार करने के लिए उसकी माँ ने उनसे कहा कि परिवार में हर कोई सब कुछ ऑर्गेनाइजर कर देगा कि उन्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता न करनी पड़े। जब वे अंततः
गए तो एंड्रयू घबरा गया। उसका परिवार उसके जीवन से बहुत आगे निकल गया था। उसे डर था कि अगर उन्होंने शादी कर ली और तलाक ले लिया, ठीक महीने बाद अप्रत्याशित रूप से दिल का दौरा पड़ा। मार्गरेट ने अपने नकली प्रेमी को गले लगाया और उसे शांत करने के लिए तसल्ली दी, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया था। बाद में उस सुबह मार्गरेट ने मन को शांत करने के लिए बाइक की सवारी की, लेकिन शांत होने के बजाय वह और भी अधिक अशांत हो गई। अधिक मिश्रित भावनाओं के कारण उसे एंड्रयू को गले लगाने की अपनी अचेतन क्रिया याद आई। उस सुबह सवारी के बीच में उसने जंगल में एक अजीब आवाज सुनी और जब उसने जांच की तो यह सुनिश्चित करने के लिए एंड्रयू की दादी एक अजीब रस्म कर रही थी। कल शादी के दिन सब कुछ ठीक चला। मार्गरेट रस्म में शामिल हुई, लेकिन रस्म डांस करने के बजाय उसने डांस करते समय खुद को शर्मिंदा किया। एंड्रयू अचानक उसे एक नया फोन खरीदने के लिए लेने आया। वह इतनी शर्मिंदा थी कि उसने उसे देखने की उम्मीद नहीं की थी। अपना नया फोन लेने के बाद स्टोर पर उसे ऐसा ही लगा। मार्गरेट ने कहा कि उसे अपने ग्राहक के ईमेल का जवाब देना था, क्योंकि उसे पता था कि उसका फोन ईमेल का जवाब नहीं दे पाएगा। जब मार्गरेट कंप्यूटर का उपयोग कर रही थी तो एंड्रयू उसे एक इंटरनेट कैफे में ले गया। एंड्रयू को अपनी पूर्व प्रेमिका से बात करते हुए देखा। उसे ईर्ष्या हुई। वह जानती थी कि उसे उससे प्यार हो गया है, लेकिन दूसरी ओर वह यह भी जानती थी कि एंड्रयू कभी भी उसके जैसी महिला के प्यार में नहीं पड़ेगा। घर जाते समय उनकी मुलाकात हुई। एंड्रयू की माँ और दादी ने एंड्रयू को नाव पर इंतजार करने के लिए कहा, जबकि वे मार्गरेट को अपने साथ ले गए। वे एक बंद दुकान में गए। जब ड्रेस पर कोशिश कर रहे थे, एंड्रयू की दादी ने मार्गरेट को बताया कि वह जो पोशाक पहन रही थी वो वह पोशाक थी जो उसने अपनी शादी में इस्तेमाल की थी। न कि केवल पोशाक, लेकिन एंड्रयू की दादी ने मार्गरेट को एक हार भी दिया था जो पैक्सटन परिवार में चला गया था। वह उस हार को एंड्रयू की फ्यूचर की पत्नी को देने का सपना देख रही थी और आखिरकार वह ऐसा करने में सक्षम हो गई। वर्षों तक अकेले रहने के बाद वह इस बात को महसूस कर पा रही थी। जब वह नाव पर चढ़ी तो परिवार की गर्मजोशी एक बार फिर से बढ़ गई। बाद में उसने हैंडल अपने हाथ में ले लिया और उनके रास्ते के बीच में नाव को पूरी गति से ले गई। मार्गरेट ने एंड्रयू से कहा कि वह उनके झूठ को जारी नहीं रख सकती। वह चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती। एंड्रयू का परिवार, जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था, उसकी इस हरकत से घबरा और अचानक जब उसने हैंडल घुमाया तो नाव तेजी से मुड़ गई और वह नाव से गिर गई। शुक्र है कि एंड्रयू उसे बचाने में कामयाब रहा। वह इतना चिंतित लग रहा था मानो वह ऐसा नहीं करना चाहता हो। जब वे घर पहुंचे तो एंड्रयू के पिता ने उन दोनों को गोदाम में उससे बात करने के लिए कहा। जाहिर तौर पर वहां एक इमिग्रेशन अधिकारी था जो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। किसी तरह एंड्रयू के पिता और अधिकारी को पता चला कि शादी सिर्फ एक झूठ थी जो उन्होंने बनाई थी। मार्गरेट के वीजा विस्तार की प्रक्रिया चालू हो गई और अधिकारी ने एंड्रयू को धमकी दी कि वह ईमानदार रहे वरना उसे जेल जाना पड़ेगा। धमकी सुनने के बाद डरने की बजाय एंड्रयू को गुस्सा आ गया। वह अपने पिता के पर्सनल मामलों में इंटरफेयर से तंग आ गया था। यहाँ तक कि इमिग्रेशन अधिकारी को शामिल करने की बात भी सामने आई। वह जानता था कि उसके पिता ने उसे एडिटर के रूप में अपना काम छोड़ने और फैमिली बिजनेस जारी रखने के लिए ऐसा किया था। उसने आत्मविश्वास से कहा कि वह मार्गरेट से प्यार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए वह उससे शादी करेगा। वह दुनिया की सबसे खुश महिला थी। ये सुनकर उसके पिता रात को चुप हो गए। उन्हें अलग सोना पड़ा क्योंकि उस रात उनकी शादी होने वाली थी। एंड्रयू को नींद नहीं आ रही थी। वह उस दिन जो कहा था उसके बारे में सोचता रहा, लेकिन उसे लग रहा था कि मार्गरेट को दूसरे कमरे में भी ऐसा ही महसूस होगा। मार्गरेट को नींद भी नहीं आ रही थी। उसे एंड्रयू के शब्दों ने छू लिया था, लेकिन उसे डाउट था कि उसने वास्तव में ऐसा कहा था। इसके अलावा वह हर समय गिल्टी भी महसूस कर रही थी। अगले दिन लंबे समय से इंतजार का दिन आखिरकार आ गया। हर कोई जश्न में भाग ले रहा था, यहाँ तक कि इमिग्रेशन अधिकारी भी वहाँ थे। पूरा परिवार तब तक खुश दिख रहा था जब मार्गरेट और एंड्रयू अपनी प्रतिज्ञा कहने वाले थे। मार्गरेट अचानक रुक गई। उसने कबूल किया कि शादी कुछ और नहीं बल्कि एक सेट थी। जब से वह परिवार में आई उसने हमेशा अपने लिए उनकी गर्मजोशी और दयालुता महसूस की। उसके पास उनसे झूठ बोलने का दिल नहीं था और उसने सबके सामने कबूल करने का फैसला किया। उसने यह भी कहा कि वह शादी की योजना बना रही थी और एंड्रयू सिर्फ एक पीड़ित था, क्योंकि उसने उसे धमकी दी होने से इनकार कर दिया तो वह उसे नौकरी से निकाल देगी। वह तुरंत वहां से चली गई। एंड्रयू ने सभी को शांत करने की कोशिश की, जबकि वह अभी भी उसके बारे में सोच रहा था। उसने उसे ढूंढने की कोशिश की उसके कमरे में कि वह वहां नहीं थी। उसे केवल शादी की पोशाक, उसकी लिखी स्क्रिप्ट और मार्गरेट का एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि वह उसके काम को पब्लिश न करने के लिए माफी मांगती है। वह जानती थी कि उसका काम कितना अच्छा था, लेकिन उसने इसे कभी पब्लिश नहीं किया क्योंकि
मैं एंड्रयू जैसे विश्वसनीय सहायक तक होना नहीं चाहता। उसने कनाडा वापस भेजे जाने से पहले अचानक उसकी पूर्व प्रेमिका आई। उसने उसे अपने प्यार को आगे बढ़ाने के लिए कहा। यह सुनकर वह नाव पर मार्गरेट का पीछा करने के लिए दौड़ा, जिसे इमिग्रेशन अधिकारी ले गया था। मार्गरेट घर आई। अधिकारी ने उसे अपना सामान पैक करने के लिए 1 दिन का समय दिया और अमेरिका छोड़ दिया। दूसरी ओर एंड्रयू, जो मार्गरेट को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, उसको उसके पिता ने रोक दिया। उन्होंने एंड्रयूज से कहा कि वह जो करने वाला था उसे कभी न देखे। उन दोनों के बीच बहस खत्म होने के कारण एंड्रयू की दादी दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हो गईं। कुछ देर बाद ही एम्बुलेंस विमान उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए विमान पर आया। उनकी दादी इतनी कमजोर लग रही थी कि उन्होंने अपने बेटे और पोते को एक दूसरे के निर्णयों का सम्मान करने के लिए कहा। उसके एंड्रयू और उसके पिता ने धीरे धीरे अपनी बहस बंद करने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं जैसे वह मरने वाली थी, लेकिन अचानक उसने अपनी आंखें खोली। याद आया कि एंड्रयू को हवाई अड्डे पर मार्गरेट से मिलना था। उसने पायलट को बारी बारी से हवाई अड्डे पर जाने के लिए कहा था। जब वे अंततः हवाई अड्डे पर पहुंचे, तो एंड्रयू ने तुरंत वॉच टावर में काम करने वाले अपने दोस्त को एक विमान को रोकने के लिए बुलाया जो उड़ान भरने वाला था। बोस्टन दुर्भाग्य से उसे देर हो गई थी। विमान पहले ही वहां से उड़ान भर चुका था। अगले दिन मार्गरेट को अपने कार्यालय से सामान पैक करते देखा गया। जब उसने कर्मचारियों में से एक से मदद मांगी तो एंड्रयू दौड़ने के बाद अपनी सांस लेने के दौरान उसके सामने आया। उसने उसे बताया वे जिस सब कुछ से गुजरे उसके बाद भी नहीं छोड़ना। उसने इतने क्रूर बॉस के साथ काम करके उसके वर्षों को बर्बाद कर दिया था। उसने उस शादी जश्न को बर्बाद कर दिया था जिसकी वे योजना बना रहे थे। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसे छोड़ने के लिए उसने उसका दिल तोड़ दिया था। उसने उससे इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कहा था। उसे उसके साथ प्यार में पड़ने के लिए प्रेरित करते हुए उसने उससे कहा, जब उसे एहसास हुआ कि वह जिस आदमी से प्यार करती थी उसने उसे प्रपोज करने की हिम्मत की, तो मार्गरेट ने तुरंत उस प्रपोज को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने जोरदार किस की सबके सामने। कुछ दिनों बाद मार्गरेट और एंड्रयू अपनी शादी के लिए फिर से आवेदन करने के लिए इमिग्रेशन कार्यालय गए। हालांकि अधिकारी अभी भी उनसे झूठ बोलने उनसे नाराज था, फिर भी उसने उन्हें एक शर्त के साथ दूसरा मौका दिया कि अब उनके बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। अधिकारी ने उनके आवेदन को मंजूरी दे दी।